नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बेचैनी और परेशानी छा गई है, अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। मेरे पास एक अंदर की खबर भी है। मेरी बिल्ली जो मैंने इस्लामाबाद में छोड़ी हुई है, उसने मुझे बताया कि ताजिर सनतकार बेचैन और परेशान होकर इमरान खान साहब के एक बड़े ही नज़दीकी साथी के पास तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब के उन करीबी साथी, मारूफ सियासतदान और वाबस्तगी शायद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी निशानियाँ बता रहा हूँ, और बड़े ही सीनियर लीडर तस्वर किए जाते हैं, ताहम आजकल वो पार्लिमान में नहीं हैं। आगे और अब क्या क्या बताऊँ, समझ तो आप गए होंगे। उनके पास तशरीफ़ लेकर गए। उस वक्त में मौजूद ताजिर सनतकारों ने उनसे जिक्र किया कि जनाब, मुल्क के अंदर हमें इमरान खान पर पूरा भरोसा है, ताहम FBR पर हमें भरोसा नहीं है। ये टारगेट नहीं मीट कर पाएगा एमनेस्टी स्कीम का, इस वजह से क्योंकि अवाम और FBR के दरमियान कुछ शगाफ फासला खलीज मौजूद है। एमनेस्टी स्कीम शायद अपने अहदाफ पूरे न कर सके और इमरान खान साहब तक ये बात पहुँचा दें कि हम उनको ज़ाती तौर पर भी ये पैसे देने के लिए तैयार हैं कि वो अपने पास बसूरत बहैसियत अमानत रख लें, लेकिन हम इसे हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा FBR के निज़ाम के हवाले नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ हम अगर उनके चक्कर में फंस गए तो फिर हम बली के बकरे बन जाएंगे। ये सुनने के बाद वो मारूफ सियासतदान जो इमरान खान साहब के बड़े नज़दीकी तस्वर किए जाते हैं, तिलमिला उठे और उन्होंने व्हाट्सएप पर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड भी की और उसके बाद फिर जिस तक पहुँचनी चाहिए थी उस तक पहुँचाई। खैर, इस चीज़ को एक तरफ रखते हुए इमरान खान साहब ने सुबह में ये बयान दे दिया क्लैरिटी के साथ, जो सोशल मीडिया और ज़राए अबलाग की मुख्तलिफ सोर्सेज से पता लग रहा है। वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि लोगों को FBR पे भरोसा और एतबार नहीं। साथ में उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि इस दफ़ा जो टैक्स के पैसे देंगे मैं उन्हें सही से इस्तेमाल करूँगा। वो आगाह हैं कि FBR की इंतज़ामी कमज़ोरियों की वजह से एमनेस्टी स्कीम कामयाब नहीं हो पाई, दीगर और पेचीदगियों की वजह से एमनेस्टी स्कीम कामयाब नहीं हो पाई। इमरान खान साहब के ऊपर ताजिर सनतकार बिरादरी का पूरा भरोसा है। और इमरान साहब आप सुन रहे हो, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो सुन रहा हो खान साहब का, और इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो सुन रहा हो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का, वो ये नोट्स ले ले, शाम को पुटअप कर दे खान साहब को। और इसके बाद जो है वो पुटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो जो अहम सियासतदान है उन्होंने शायद पहुँचा भी दिए खान साहब तक। इसी पस मंज़र में खान साहब का सुबह बयान भी आया। अगर FBR अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सकती, खान साहब को यह कहा गया कि FBR की ओनरशिप आप इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि FBR की कमज़ोरियाँ आप अपनी कमज़ोरियों के तौर पर जाहिर ना करें। बाकी शबर जैदी साहब के मुतालिक भी उस वक्त ने कुछ बातें की और उन सियासतदान ने भी वो बातें सुनी भी, लेकिन खामोशी इख्तियार की, क्योंकि उनकी राय ये थी कि शबर जैदी साहब को जो भी बात कही जाएगी वो 30 जून के बाद कही जाएगी। वैसे भी उनको वक्त बहुत कम गुजरा है, अगर वो इतना कुछ हासिल नहीं कर पाए तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। जिस पर ताजिर सनतकारों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनको फिर यह पैगाम दिया गया कि 30 जून के बाद ही शबर जैदी के साथ टेबल टॉक हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम दिए हुए। तो मेरी उम्मीद है कि शबर जैदी साहब के साथ खान साहब भी शायद बरह रास्त 30 जून के बाद बात करेंगे। खान साहब ने महंगाई रोकने के लिए मुख्तलिफ सतह के ऊपर कमेटियाँ कायम कर दी। दूसरी जानिब जो हमारा आज का मौजू है, रुपया जो है वो हमारा बेचैनी का शिकार हुआ है। उसकी खूब धुलाई हो रही है। जैसे WWE के अंदर कमज़ोर सा रेसलर कभी कभार हल्क हॉगन के हत्थे चढ़ जाता है, वो आजकल तो नए लोग आ गए, जॉन सीना वगैरह, ऐसे उनके हाथ जब चढ़ जाता है कमज़ोर रेसलर, उसकी दे धुनाई दे कुटाई। एम्पायर भी खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल एम्पायर भी यही कह रहा होता है कि मैंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है मामलात पे, बिल्कुल जैसे स्टेट बैंक भी कह रहा है हमने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है डॉलर के रेट के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह एम्पायर भी कन्नी दबा के कोने पे खड़ा हुआ होता है, रेफरी उसे कहते हैं ना रेसलिंग में, वो बड़ा कन्नी दबा के खड़ा हुआ होता है और दे कुटाई हो रही होती है छोटे रेसलर को उठा के। कभी इसी तरह रुपये को उठक पटक ठुड्डे लाते रुपये का वो हाल कर दिया, यकीन करें लोहू लुहान कर दिया, जैसे रेसलर को आखिर में स्ट्रेचर पे उठा के ले जाया जाता है कमज़ोर वाले को, और जॉन सीना टाइप रेसलर उसके ऊपर यूं पाँव रख के खड़ा होता है। ऐसे हमारे बेचारे रुपये का हाल हो गया। डॉलर जॉन सीना बन गया और हम वो तिड़ियर रेसलर। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, अहमद चुनाई साहब। ब्रेक के बाद जब होऊंगा तो चिनाई साहब के साथ तफसीली गुफ्तगू करूंगा। स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी जनाब गिरावट का शिकार है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी 300 पॉइंट्स से ज़ायद तक की कमी हो चुकी थी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले तक। आज तो आपको वैसे भी पता है जुम्मे फर्स्ट सेशन जो है वो पहले ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ अहमद चिनाई साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं PSX के, मारूफ मैं कहूँगा कि सनती ताजिर रहनुमा भी हैं और इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सर वेलकम करता हूँ आपको शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद चिनाई साहब, ये सब कुछ पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हो रहा है? और दूसरी बात यह कि मैंने एक आपके सामने वाक़या बयान किया है, मेरी बिल्ली ने मुझे इस्लामाबाद से बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से आप भी इससे आगाही रखते हैं। मुल्क की माशी पॉलिसी किस समत जा रही है, हमारे नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं यहाँ दौरों से इस्लामाबाद में हूँ, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स हुई हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी जो बजट रिजर्वेशंस थी वो दी हैं। एनोमली कमेटी भी बनी हुई है, उसमें बहुत सारी एनोमलीज थी जिनको ठीक करने की बात हुई। मैं ये समझता हूँ कि बजट जो आया है उसमें एक कंसेंसस ये आ रहा है कि जी हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है। हमने जो है वो जो रेवेन्यू जमा करने हैं उसके उन्होंने टारगेट्स बना दिए हैं और वो चाहते हैं कि इकनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे ले आएँ। और जो हमारे दूसरे इश्यूज़ हैं, जिसमें FATF के इश्यूज़ हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं, जिसमें नॉन फाइलर्स के इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात जो मैं समझता हूँ जिस पे सारे लोग मुत्तफ़िक हैं कि डायरेक्शन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे काम जो हैं वो एक ही वक्त में कर लेने वाली बात है कि जो 3, 4 या 5 साल का प्लान होता उसको एक ही साल में जो है वो कर लेने की वजह से ये सारी बेयकीनी की कैफियत जो है वो आ गई है। लोग परेशान हैं कि इतनी जल्दी ये सारे एडजस्टमेंट कैसे करें, इतनी जल्दी ये टारगेट्स कैसे अचीव हो जाएंगे और फिर हम अपना जो नॉर्मल कारोबार चला रहे हैं उसको कैसे इस डगर पे लेकर आ जाए। सवाल का जवाब नामुमकिन लगता है। एक सवाल का जवाब, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं अशफाक तोला साहब, लेकिन नून लीग के बड़े सीनियर एडवाइज़र तस्वर किए जाते थे, नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के बड़े करीबी एडवाइज़र तस्वर किए जाते थे। तो इस वक्त पे अनेमली कमेटी तो उनके हवाले कर दी, तो शब्बर जैदी साहब से पूछ के की या बगैर पूछे? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि उनको पूछ के की या ना नहीं पूछ के की। उनके साथ एक पूरी टीम थी जिसमें कादर मेमन और दूसरे तमाम जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनको शामिल किया गया था। उन लोगों ने 3 दिन यहाँ बैठकर जो है वो सारी मारूज़ात मुख्तलिफ़ ताजिर तंजीमों की तरफ से ली, मुख्तलिफ़ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ली और फिर उस पर उन्होंने अमल करने की कोशिश की है। जो मैं ये कह रहा था वो ये कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बजट में ऐसी हैं। नहीं तो नून लीग का टॉप एडवाइज़र और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंपथाइजर एनेमली कमेटी का सरबराह होगा तो फिर तो कुछ समझ नहीं आई, बात हजम नहीं आई। ये तो हजमुल्ला के साथ भी चीज़ हजम। देखिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल भी अपनी जगह मान लिया बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रोफेशनली अपने काम के साथ इंसाफ करेंगे। जिस काम को जिस टारगेट को उन्हें दिया गया है उस टारगेट को वो पूरा करेंगे। हम इस वक्त पॉलिटिकल बात नहीं करते, पॉलिटिकल बात देखें अहमद चिनाई साहब, आप देखें मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, सियासत से आप भी मुंसलिक रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं ना, आप बराह रास्त नहीं रहे। यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, टेक्नोक्रेट, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर तो बाकायदा सिंपथाइजर वाली बात थी ना, तो थिंग्स आर डिफरेंट। You are a professional, you are director PSX, maybe at some time you may have been sympathizer of a certain political party, but you are never part of it. वो एक अलग चीज़ है। You are recognized in a different perspective, but he was identified as a key advisor to the Noon League government, whether in official capacity or otherwise. बिल्कुल जी, अगर आप ये कहें तो बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे एडवाइज़र्स भी हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं पहले भी रही है और दूसरी पार्टियों के साथ रही है। तो हम इस बहस को, मेरा ख्याल है कि एक तरफ छोड़ें, हम इस बहस की तरफ आएँ कि हम मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं और आगे क्या चीज़ हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, वजन तो अपनी वजन था, इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि मुझे याद है माजी में वो एक मुख्तलिफ गवर्नमेंट की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को लेकर चला करते थे, इसलिए मैंने पूछा। चलें आगे चलते हैं। आप महसूस करते हैं कि अभी इस वक्त डॉलर के रेट जो हैं उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, रुपया मुसलसल मार खा रहा है। डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी बिकॉज आवर स्टॉक एक्सचेंज इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यू टू दिस?
देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले तो मैं जो छोटा मोटा इकनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ या कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारा रुपया जो है वो अंडर वैल्यू हो गया है इस वक्त। हमने बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन कर ली है। हमने फ्री फ्लोट छोड़कर उसको काबू ना करके जो हमारी वैल्यू को जो है वो अंडर वैल्यू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि सीरियसली स्टेट बैंक को इसकी तरफ देखना चाहिए। दो बड़े बेसिक पॉइंट हैं कि हम इस वक्त किसी भी सूरत में मज़ीद डिवैल्यूएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में डिस्काउंट रेट को और नहीं बढ़ा सकते। ये बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की। भी हो, मैं समझता हूँ कि मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन दोनों चीजें मुल्क को तबाही के दाने की तरफ लेके चले जाएंगे। और हम इस बात नहीं, आप इकोनॉमिक्स को बड़ा अच्छा समझते हैं, इसीलिए आपने बड़े आसान तरीके से इंटरेस्ट रेट का भी जो है ना, या पॉलिसी रेट का भी आपने इसमें जिक्र कर दिया। इन ऑर्डर टू मेक द रुपी वीकर, हमने उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का प्रोग्राम बना लिया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो आप फिर देख लें उसके क्या नतीजे होंगे। जी, आप ये बता रहे थे, इसकी वजाहत करें ताकि हमारे नाजरीन को भी पता। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें शायद मईशत को तबाही के दाने की तरफ लेके चले जाएं। जो कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 9.5% पे आ गया है, और डबल डिजिट जब क्रॉस कर जाएगा तो हमें सोचना चाहिए हमारी अवाम नास का जो पॉवर्टी लेवल हमारे पास है, उसके साथ ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती। हम सिर्फ एक तरफ गैस और पेट्रोल को तो अपनी जगह पर रोते हैं कि जी, हम ये कहते हैं कि जी 75% कंज्यूमर हमारा वो है जो 300 यूनिट से कम खर्च करता है, लेकिन सिर्फ वो गैस के साथ या इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज़िंदा नहीं रहता। उसको खाना भी चाहिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए जो है वो बहुत कुछ चाहिए। तो हमने ओवरऑल चीज़ों को देखना है कि उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक या गैस का बिल तो काबू में ज़रूर रहेगा कि 300 यूनिट से कम खर्च रहा है, लेकिन तमाम बाकी चीज़ें जिसमें खाना पीना शामिल है, जिसमें रहना सहना शामिल है, जिसमें ट्रैवलिंग शामिल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी हाइकअप हो जाएंगी कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक आम आदमी जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाता हो वो कैसे सर्वाइव कर सकेगा। आज ही अगर बिजली का बिल देखने के बाद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया कि जनाब हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली के बिल ऐसे इतने ऊंचे आए हैं, इतने हाई आए हैं, यकीन करें लोग, ये जितने बच्चे ट्विटर के ऊपर लिखा करते हैं आई लव IK, तो उसके बाद फिर उनके मम्मी डैडी ने उनकी इतनी जूती चप्पलों से पिटाइयां की हैं बिजली का बिल देखने के बाद। क्या आपकी सोच है? ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि बिजली का बिल जो है इट हैज बीन शॉकिंगली हाई, एंड यू नो द टैरिफ इज बीइंग रिवाइज्ड। आई हैव हर्ड इट्स बीन रिवाइज्ड वंस अगेन। जी देखें, 1 तारीख से गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को रिवाइज़ करने की बात की जा रही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक का या गैस का बिल देखकर मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी एफिलिएशन छोड़ना चाहिए, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करनी चाहिए कि जी देखें, ये चीज़ें आवाम को मुतासिर कर रही हैं, हमें इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस दोराए पे खड़ी है कि हम या तो गिर जाएंगे या खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा चांस नहीं लेना चाहिए। बजटरी मेजर्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी निशानदही मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ औकात पे की हैं। जैसे कल एक जगह पे हम सेमिनार में थे, वहाँ पर मैं समझता हूँ हमारे एक इकनॉमिक विज़र्ड थे, उन्होंने बड़े उस तरीके से समझाया कि देखें, जो चीज़ें हमने इंपोर्ट बेस रखी हुई है, जिसमें लग्जरी गुड्स शामिल हैं, जिसमें गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें इवन ये चॉकलेट्स और कॉन्फेक्शनरी और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, अगर 1 साल तक हम उसकी इंपोर्ट को रोक लें किसी तरीके से, तो 8 से 9 बिलियन डॉलर का ये बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है। सर, आप उस पोस्ट बजट सेमिनार की बात कर रहे हैं, जो आप उस पोस्ट बजट सेमिनार की बात तो नहीं कर रहे जो बड़ा ज़बरदस्त 5 स्टार होटल में एयर कंडीशन कमरे में हो रहा था, वो वाला तो नहीं जी, मैं उस सेमिनार की बात नहीं कर रहा। ये एक ऐसा सेमिनार था जिसमें जो मुल्क में लोग मैटर करते हैं वो मौजूद थे। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। जो मुल्क में लोग मैटर करते हैं वो लोग मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी तजावीज़ दी, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशंस दी। बात सिर्फ ये थी कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करनी थी, यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करनी थी। डॉलर रेट 105 से 160-70 के करीब अगर चला जाता है विद इन द लास्ट 8-10 मंथ्स, और इसके बाद लोग जो है वो शशोपन के में रह जाते हैं कि अगर मैंने इंडस्ट्री लगानी थी तो अब मैं किस रेट पर लगाऊँ, किस रेट पर मुझे ड्यूटी लगेगी, किस रेट पर जो है वो मैं आगे काम कर सकूंगा, और फिर मेरा वर्किंग कैपिटल जो है वो कहां से आएगा। ये एक सारा सवालिया निशान है कि जिसमें हमारी इंडस्ट्री। अहमद चुनाई साहब, एक छोटी सी गुजारिश थी मेरी, माजरत मैं आपकी बात को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं,
लेकिन बात यह है कि हमारे नाजरीन भी हमें फ़ेसबुक के ऊपर प्रोग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं। तो आपके तवस्सुत से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे देखने वाले हैं वो ये बैंक्स में जाते हैं और बैंक्स में उनकी बड़ी तजलील होती है। आपको पता है बैंक्स की सर्विस बिल्कुल थर्ड क्लास है, 2 टके की सर्विस है। बैंक्स का जो हालत है वो ऐसी है कि बड़े ही लोग परेशान होते हैं वहाँ पर जाकर, ज़ईफ़ भी तंग हो रहे हैं। ये जो घटिया फार्म हमसे साइन करवाए जा रहे हैं ये सब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर दबाव की वजह से चौकीदारों से ये साइन करवाए जा रहे हैं कि मेरा अमेरिका में कोई अकाउंट है कि नहीं। मेरे ख्याल से जो बायोमेट्रिक के लिए सबको एट लार्ज लेटर्स शाया कर दिए गए हैं। हमारे मुल्क के बुज़ुर्गों की, ज़ईफ़ों की तजलील हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अहमद चिनाई साहब के मैं जो रज़ा बाकर साहब हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, वो भी डॉलर शॉलर के चक्रों में और इमरान खान से मुलाकातों के चक्रों में पड़े हुए हैं। उनको क्या इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि बैंकारी जो हमारे इदारे हैं वो अपनी सर्विस को बेहतर करें और बिलखुसूस ख़वातीन, बुज़ुर्गों और बच्चों के साथ रवैया और तबीयत अच्छी रखें। मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है। अहमद चिनाई साहब को वापस आता हूँ और फिर मैं आपसे इस मौजू पर भी बात करता हूँ। मैं जानता हूँ आप आवाम का समझते हैं, आप इस बारे में ज़रूर हमें कुछ बताएंगे। लेट्स सी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं क्या करूं, तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है जब पाकिस्तान की मईशत के बारे में ज़्यादा गौर से सोचता हूं। अहमद चिनाई साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक अवामी मौजू था आपके सामने मैंने रखा। मुस्तकबिल में आने वाले प्रोग्रामों के अंदर इस पर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। बात यह है कि इस वक्त कुछ बुज़ुर्गवार भी आपकी जानिब देख रहे होंगे। कुछ जो हमारे मुल्क के अंदर बच्चे हैं जो तकलीफ़ में रहते हैं, कभी कभार यतीम हैं, वो परेशान होते हैं। ख़वातीन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो परेशान रहती हैं। इसके अलावा भी जो मेहनत कश हैं, बैंकारी महकमों की, बैंक्स की इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, इतने बुरे तरीके से कस्टमर्स को डील करते हैं, लोगों का भरोसा उठ रहा है। बैंकर को कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी तस्वर किया जाता है। इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं और बैंक्स की सर्विस को बेहतर होना चाहिए। हो सकता है रज़ा बाकर साहब आपकी बात सुन रहे हों, वो दूसरी फजूल किस्म की चीज़ों के अंदर मसरूफ़ ना रहें, बल्कि उनकी तवज्जो इस पर होनी चाहिए कि किस तरह से बैंक्स की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। जी अहमद चिनाई साहब। देखिए, सबसे पहले तो बैंकों का जो ये बायोमेट्रिक करने का इक़दाम है, मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो इक़दाम बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके लिए लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। लोगों को फैसिलिटेट किस तरह किया जाए। बैंक्स ऑलरेडी बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, इसके लिए इनको टीमें एम्प्लॉय करनी चाहिए। सर खाड़ा दर में, सर आप खाड़ा दर में 84 साल की खातून है, उनको चौथे माले से नीचे लेकर आना एक मुश्किल है। उनकी बायोमेट्रिक कैसे होगी, मुझे ये बता दें। मैं अभी यही कह रहा था कि बैंक माशाल्लाह अच्छा रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं, उनको टीमें बनानी चाहिए। वो टीमें जो हैं वो क्लाइंट्स के घर तक जाके जो है, ज़ाहिर उनके पास एड्रेसेस हैं, सब कुछ है, उन पर जाके बायोमेट्रिक करके आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर बायोमेट्रिक की कुछ और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं कि हम ऑनलाइन भी बायोमेट्रिक अपना कर दें। ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स जो हैं, ये तमाम कमर्शियल बैंकों को एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। सर 12,000 कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड, सर 12,000 रुपए कमाने वाला सिक्योरिटी गार्ड फैक्टा का फॉर्म भर रहा है कि मैं किसी और मुल्क का शहरी हूं कि नहीं। आप मुझे यह बताएं कि इसमें कौन सी लॉजिक है। ये फैक्टा का फॉर्म चौकीदार क्यों भर रहा है सर, सिक्योरिटी गार्ड क्यों भर रहा है 12,000 रुपए माहाना कमाने वाला? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये सारी पॉलिसीज़ को इस तरह रिव्यू करना चाहिए कि कम आमदनी के तबके वाले लोगों को जो है वो हम परेशान ना करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको फैसिलिटेट करें। बैंकर्स को जो है वो इस बात को जांचना चाहिए। हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रही है। थोड़ा इस पर अगर ख़र्च कर दें, लोगों को एम्प्लॉय कर लें और उनको इस बात पर मामूर कर दें कि वो घर घर जाके जो है वो बायोमेट्रिक करा के आ जाएँ या दफ्तर जाके करा के आ जाएँ, ताकि लोगों को वो मुश्किलात ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात नहीं है। कुछ बैंकों ने ये काम ज़रूर किया है।
मैं एज एन एंटरप्रेनर, कुछ बैंक्स हैं जिनमें हमारे अकाउंट हैं वो दफ्तर पे आके भी जो है वो बायोमेट्रिक करा के चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सारे बैंकर्स को जो है वो इन चीज़ों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि लोगों को फैसिलिटेट हो जाए। ये फैसिलिटी जो है ये जहमत ना बने बल्कि रहमत बने और हम अच्छी तरह अपनी इकनॉमी को जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकें। बड़ी अहम बात आपने की है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई और ख़ास तौर पे आपने ये भी बताया कि मुनाफा कमाते हैं और जब खाते हैं तो लगाना भी चाहिए। तो वो एक हमारे वज़ीर आज़म थे, उनके बारे में साबिक वज़ीर आज़म, उनके बारे में कहा जाता था खाता है तो लगाता भी है। तो बैंकों को भी चाहिए कि वो खाएं तो सही लेकिन फिर लगाएं भी। अच्छा, यहाँ पर मैं गुफ्तगू को आगे लेकर चलता हूँ। सर, स्टॉक एक्सचेंज की अब कितनी और कुटाई होगी, कितनी और धुनाई होगी, कितनी और मारधाड़ होगी, और क्या ऐसा तो नहीं, मुझे याद है अब भी मैंने मीडिया में नया नया काम शुरू किया था, आपसे भी मुलाकात हुई थी 2008 में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSC कहलाया करता था, उसके सहन में कैसे पत्थर पड़े हुए थे, आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान था, ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा मंजर तो नहीं आने वाला। 33,000 के आसपास तो आ गई है मार्केट, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला। जी देखिए, आपको याद हो कि पिछले प्रोग्राम में जब मैं आपके पास आया था तो उस वक्त भी तकरीबन 33 साढ़े 33,000 की मार्केट थी और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। मैंने अपना ये ज़ाती ख्याल बताया था। आज भी जो सूरत हाल है वो वही की वही है कि 33 साढ़े 33,000 की मार्केट है। माना कि आज 300 पॉइंट नीचे चले गए, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि ये महीने के आखिरी 2-3 दिन हैं जिसके अंदर, बल्कि आज महीने का आखिरी वर्किंग डे है अगर आप देख लें, जून का महीना है और इसके बाद जुलाई का जो है वो नया रोल ओवर पीरियड शुरू हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो हम मुल्क की सूरत हाल को भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज और कल में बजट का पैसेज भी है कि बजट जो है वो पास हो जाएगा। तीसरा ये कि अब एक एमनेस्टी का भी एक सिलसिला चला हुआ है, बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ भी चली हुई हैं, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत भी है। तो ज़ाहिर है मार्केट कोई पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर 100 का माल 20 रुपये में मिल रहा है तो ये एक डिमांडिंग मार्केट है, इसमें लोगों के पास अगर पैसे पड़े हों तो इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी गवर्नमेंट की इस्लाहात अपनी जगह पर हैं। लोगों के अप्रीहेंशन ये है कि शायद कल से स्ट्राइक हो जाएगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि ये सारे सस्टेनेबल वेंचर्स हैं। लोगों को काम करना है, लोगों को नए सिस्टम के मुताबिक एडजस्ट होना है। जो उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए कि बैठकर उनको एड्रेस कर लें। कल आर्मी चीफ ने यही कहा है कि जी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर जो है वो इसको एड्रेस किया जाए ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हों और मुल्क जो है वो बाहमी हम आहंगी से एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाए। देखें, ये बड़ा नाजुक वक्त है, हमारी मईशत जो है वो अपने सही डगर पर चलना चाह रही है। हमें बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात हैं। इसमें अगर लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया, हमने गवर्नमेंट को पॉजिटिव वे में सपोर्ट नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें मुश्किलात। मेरी बिल्ली ने मुझे फ़ौरन इस्लामाबाद से ब्रेक के दौरान फ़ोन किया, बोला अहमद चिनाई साहब को इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में देखा था कल, वहाँ पर आर्मी चीफ भी थे, जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब भी थे, जनाब फ़ारूक साहब भी थे IBA के डायरेक्टर, जनाब आबिद सुलेरी साहब भी थे। मेरी बिल्ली ने बताया, आपने नहीं बताया, कैसे मुझे पता लग जाती सारी बातें। और फिर सबसे अहम बात ये कि ये इशारा समझ जाए, चीफ साहब भी थे वहां पर, चीफ साहब भी थे वहां पर, लेकिन मैं चीफ साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, ये बताएं मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो मैं कैसे पता किया, ISPR ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन मेरे पास, लेकिन आपने नहीं बताया था मुझे, ये मेरे पास कहीं से आई ये बात कि ये अहमद चिनाई साहब को वहां पर देखा गया। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, बात यह है कि वहाँ भी आर्मी चीफ ने हम आहंगी की बात की, बड़ी पॉजिटिव बात की और उन्होंने जो है वो स्पीकर्स के मुख्तलिफ डेलिब्रेशन के जवाब में यही कहा कि जी सलूशन बताएं, हम समझ रहे हैं कि मुल्क ये सारे मुश्किलात पे गिरा हुआ है, इसके सलूशंस क्या होने चाहिए। बहुत सारे सलूशंस जो हैं वो मुख्तलिफ स्पीकर्स ने दिए हैं, उन सब चीज़ों को नोट मेरे पास अहमद चिनाई साहब वक्त कम है, इसमें ज़ाती दिलचस्पी का इज़हार भी क्या है। आपकी बात मुकम्मल मैं आगे आने वाले हफ्ते के अंदर ज़रूर करूंगा, लेकिन चीफ साहब आपके पास वक्त है, मैं मंडे को सॉल्यूशन बताऊंगा, वो जो रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर लें, मंडे को जब आऊंगा या फिर मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि सर डॉलर की ऊंची उड़ान को जो है वो किसी तरह ख़त्म करना पड़ेगा, फिर आप देखें मुल्क बेहतर चलेगा। किसी और की बातों में आकर अपनी करेंसी की धुलाई करना सही नहीं है,
इसी के साथ मैं कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और इमरान खान को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ गलत पॉलिसियाँ परसू कर रहा है। खान साहब प्लीज़ मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान अवाम के वफाद में आप काम करें और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि पाकिस्तान की आप खिदमत कर सकें। बाकी आने वाले प्रोग्रामों के अंदर बताऊँगा, इस्लामाबाद से बताऊँगा आपको करना क्या चाहिए। ले यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक।